देखिए, बात करते हैं हमारे अन्य लेखक। तारानाथ यह एक तिब्बतीय लेखक था। इसने कंगयुग तथा तंगयुग नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अन्य में पांड्य देश की यात्रा पर गया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास में अध्ययन के लिए उपयोगी है। बात करते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंगन को कहा जाता है। 14वीं ईसा पूर्व की अभिलेखक बोगाज कोई से वैदिक देवता मिस्र वरुण वैदिक वैदिक देवता वैदिक तो बात हुई है। अब देखिए उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि 14वें ईसा पूर्व की अभिलेख बोगार्ड कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नास्त्य के नाम मिलते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण थवन राजदूत होलियोडोटस के वेसनगर गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। बात करते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुप्त अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेखक शोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोगी हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूर्ण कारण की जानकारी भीतरीय स्तंभलेख से प्राप्त होती है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला जा रहा है। आगे आपसे बोला जा रहा है सती प्रथा का पहला लिखित लक्ष्य एरण अभिलेख सारक धानुगुप्त से प्राप्त होता है। बात करते हैं हमारे सातवाहन राजाओं की पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। बात करते हैं रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंददौर अभिलेख से प्राप्त होती है। बात करते हैं कश्मीर नवपाषाण पूरा स्थल बुर्जहोम से गतावांश का साक्ष्य मिलता है। इनमें उत्तर के लिए सीढ़ियाँ होती है। बात करते हैं कश्मीरीय नवपाषाण पूरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उत्तर के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काषाण्य कहा जाता है। सर्वप्रथम देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है। आगे आपसे बोला जा रहा है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। बात करते हैं नोट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले भारत में संबंध वर्मा सुवर्णमिलीय वर्तमान के म्यांमार मलाया और स्वर्णद्वीप कंबोडिया
कब्जों और जानना से स्थापित्व है। बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण अभिलेख आखिर है तो है क्या। देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात करते हैं। अभिलेख शासक, हाथीगुप्त अभिलेख, तिथिय रचित अभिलेख, जानागढ़ गिरगार अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्राय स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, देवपाटना अभिलेख। और उसके बाद इसके शासक देखोगे तो हाथीगुप्त अभिलेख की कलिंग राज खारवेली, जूनागढ़ अभिलेख की रुद्रदामन, नासिक अभिलेख की गौतमीय बलश्री, फिर प्रयाग स्तंभ लेख की समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख की पुलकेशित और मंदसौर अभिलेख की मलवावा नरेश वंश शर्म और ग्वालियर अभिलेख की प्रतिहार नरेश भोज और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की स्कंदगुप्त हैं। और उसके बाद देवपाण अभिलेख की बंगाल शासक विजय सेन हैं। बात करते हैं हम नोट की। अभिलेखों का अध्ययन इम्प्रीग्राफी कहलाता है। देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों की कलाओं की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और दक्षिण दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ अंततः यह वेशर शैली कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लिखा गया है। अब बात करते हैं पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित एवं एक हिंदू मंदिर है तब पंचायत शैली का कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर से उदाहरण द कदरिया है। फिर हम बात करते हैं महादेव मंदिर। देखिए, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं कि महादेव मंदिर के बारे में चलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। कहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, महादेव मंदिर, देखिए महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया हमारे महादेव मंदिर, ब्रह्मोत्सव मंदिर, लक्षण मंदिर और लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर और देवगढ़ गौड़ेश्वर मंदिर है। बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आखिर है तो है क्या। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिनका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। याद रख लेना कि जिन काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिनका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक है। बात करते हैं हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। उससे पहले देखिए, यहाँ संस्कृति और बर्तन को बारे में जानते हैं कि संस्कृति क्या है और बर्तन क्या है। देखिए, संस्कृति मालवा है, बुर्ज होम है, खो जोखे हैं, दंतव पाषाण हैं, पूर्व नवपाषाण हैं। और देखो, पहले हम बात करते हैं मालवा। मालवा जो है वो काला तथा लाल है। बुर्ज होम जो कि धूरस है, जोखे जो कि लाल है। दक्षिण नवपाषाण जो है यमकीला ध्रुष है। वीर नवपाषाण जो है भूरा लाल है। अब हम बात करते हैं हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। देखें, आद्य ऐतिहासिक काल यह काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कहा के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। जानिए मानव
का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या फिर 40,000 पूर्व हुआ। बात करते हैं पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण के मानव की जीविकाओं का मुख्य आधार शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। बात करते हमारे आगे, देखिए आगे किसके बारे में बात करते हैं। देखिए आगे हम इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए बात करते हैं हमारे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं परिहिलिका नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ताओं को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। बात करते हैं हमारे, देखिए बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, बात हम करेंगे कृषि से। देखिए कृषि, देखिए आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादन स्थान और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ठीक है ना। अब देखिए कृषि का प्रथम उद्घाटन मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। कोल्ही हवाओं का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अब बात करते हमारे पल्लवर नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालकृतीय की खोज हुई थी। देखिए उसके बाद भारत में पूर्व प्रस्तुत युग के अधिकार और औजार स्फटिक के बने थे। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे आपसे बोला गया कि रॉबर्ट बुर्ज फूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ई में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। ठीक है, औजार की खोज की और फिर उसके बाद देखेंगे औजार की खोज की, ये तो हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए आपसे क्या बोला गया कि भारत, क्या बोला गया, भारत के बारे में बोला भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था सिंधी भाषाओं में, जिसका अर्थ है कि मृतकों का टीला। फिर हम बात करते हैं असम का श्वेत भूषण। फिर गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाग कपि है। फिर हम बात करते हैं इनाम गांव और ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोव्रे संस्कृति से है। अब बात करते हैं हमारे इस चीज़ की, देखिए किस चीज़ की, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला ना, यहाँ पर देखिए भारत में शिवालयों की पहाड़ियों से जीवाश्मों का प्रमाण मिलता है। फिर अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, देखिए भारत नागरिक सेवा के अधिकार ये रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्याओं का प्रजातित्व विभेदकरण किया। अब बात करते हैं हमारे सिंधु के बारे में। सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यताओं की सर्वसामान्य तिथि 24 ईसा पूर्व में 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है
और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब चलिए आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए आगे हमसे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि देखिए सिंधु सभ्यता को, ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता था। इस सभ्यता के मनुष्य निवासीय द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल्स ने 1924 ई में सिंधु घाटीय सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने के की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाशय नदियों के किनारे स्थित सूतकागेड़ियों, पूर्व पूरा स्थलीय हिंडन नदी के किनारे आलगीरपुर, उत्तरीय पूरा स्थलीय चिनाव नदी के तट पर अखनर के नकट मादा व दक्षिण, क्या बोला गया है वह, देखिए तो आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, वह दक्षिण, क्या बोला जा रहा है, वह दक्षिण पूरा स्थलीय गोदावरी नदी के तट पर दाईवाद जिले अहमदाबाद महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद देखोगे सिंधु सभ्यता या फिर वैधव सभ्यता नगरीय सभ्यताओं थी। सिंधु सभ्यता के प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली और धौलागिरी और राघड़िया एवं कालीबंगन। ठीक है, बात करते हमारे देखिए अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, किस चीज़ की, आपसे देखिए क्या बोला गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो कि हरियाणा के जिंदव जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ई में सूरज भान ने की थी। अब देखिए आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया कि भाई साहब लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, बात करते हैं जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अब देखिए अब हम बात करते हैं हमारे किस चीज़ की, इस चीज़ की जो है हमारे कौन, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, देखिए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। अब बात करते हैं हमारे मोहनजोदाड़ो से नर्तकीय की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगीय पशु का अंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकालता पौधा दिखाई गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, आगे देखो यही था हमारा, आगे आपसे ये बोला जा रहा है कि देखिए मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुंदड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रामय है। यह
लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी इस चीज़ की। किस चीज़ के बारे में? देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे इस चीज़ के। किस चीज़ के भाई साहब? इस चीज़ के कि भाई साहब लेखनकर्ताओं की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का मीठी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिली है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती होने के प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते हैं। सूर्यकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन लोथल के अस्थिपंजक मिलते हैं। आगे देखिए, यही तो आपसे बोला गया था। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं सिंधु काल में विदेशीय व्यापार, आयातीय वस्तु और प्रदेश, तांबा, चांदी, सोना, टन, गोमेद और लाजवर्त और सीसा। बात करते हैं क्षेत्रीय बलूचिस्तान, ओमान। और चांदी के बारे में बात करते हैं अफ़गानिस्तान, ईरान। सोना के बाद बात करते हैं कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान। टीन के बारे में बात करते हैं अफ़गानिस्तान, ईरान। गोमेद के बारे में बात करते हैं सौराष्ट्र। लाजवर्त के बारे में बात करते हैं मेसोपोटामिया। शीशा के बारे में बात करते हैं ईरानी। ठीक है, चलिए देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है।